चलिए, आज की क्लास हमारी जो होगी वो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ के शब्दों को लेकर हो। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था शब्द विचार। ये जो शब्द विचार था उसके चार आधार बताए थे हमने। इन चार आधारों में सबसे पहला आधार जो हमने समझा था वो था अर्थ के आधार। जिसमें दो तरह के शब्द आपने पढ़े। पहला पढ़ा सार्थक शब्द, दूसरा आपने पढ़ा निरर्थक शब्द। जिसमें सार्थक शब्द में विलोम, पर्यायवाची, युग्म शब्द, वन वर्ड, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसा पढ़ना था। और निरर्थक शब्द में हमने उसकी सारी परिभाषाओं को समझा था, कौन कौन से शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे सार्थक शब्दों की सार्थकता बढ़ाए उसे निरर्थक कहते हैं, आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, जिनका उत्पत्ति स्रोत अज्ञात है और परंपरा से प्रचलित है, सभी देशज और रूढ़ शब्द हैं वो निरर्थक कहलाते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये हमने सार्थक और निरर्थक दो अर्थ के आधार पर समझा था। इसकी डिटेल पढ़नी बाकी है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसकी प्रैक्टिस बाकी है, तो वो अपन करेंगे। दूसरा जो हमने पढ़ा था कल वो था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ा था, इसमें हमने चार शब्द देखे थे। पहला देखा था तत्सम, दूसरा तद्भव, और बहुत अच्छी कल प्रैक्टिस की थी हमने इस क्लास की कि कौन कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कितनी बातों को उसमें देखना होता है, क्या दिखता है तो वो तत्सम होता है। तो कम से कम हम 80-90% शब्दों को आसानी से कर पाते हैं। जो इसमें दिख रहा है वो नहीं दिखे तो वो तद्भव हो जाता है। देशज और रूढ़ के, देशज और रूढ़ एक ही बात होती है। और चौथा होता है विदेशी। इन दोनों शब्दों को आपको पढ़ना है, रटना है, करना है। ये चारों हमने पढ़ लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है नंबर 3 पे, वो है रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर ये हमें पढ़ना है, आज जो पढ़ना है। पर इसमें क्या पढ़ना है, हमको तीन शब्द पढ़ने हैं। पहला पढ़ना वो रूढ़ शब्द पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना, कुछ मिनटों में हो जाएगा। दूसरा पढ़ना वो हमें यौगिक शब्द पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है वो हमें योग रूढ़ शब्द पढ़ना। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग के साथ रूढ़ शब्द, योग रूढ़। योग रूढ़ में यौगिक भी आ जाता है, रूढ़ भी आ जाता है। देखते हैं तीनों का क्या है। जैसे किताबों में भी लिखा हुआ है, विद्वान साथी भी पढ़ाते हैं, और आमतौर पे प्रश्न हो भी जाता है अगर बच्चे को उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का नॉलेज हो तो। देखते हैं अपन यहाँ जनरली ऐसा पढ़ाया जाता है, इसमें कहा जाता है कि कोई भी शब्द हो अगर उसे दो भागों में तोड़ दिया जाए, कोई भी शब्द उसे दो भागों में अलग कर दिया जाए, कोई भी शब्द उसे दो भागों में अलग कर दिया। कैसे सर? जैसे घर शब्द है तो ग र, पानी शब्द है तो पा, घर शब्द को अलग कर दिया। अलग करने के बाद यदि दोनों शब्दों का बाद में और पहले अलग हुए का अर्थ नहीं बचता है तो वो रूढ़ कहलाता है। जनरली इसमें दो वर्ण वाले शब्द अधिक होते हैं, दो वर्ण वाले शब्द देखे जाते हैं। सर दूसरे नहीं होते? होते हैं ना, पर अधिकांश आपको ये मिलेंगे, दो वर्ण वाले शब्द मिलेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, यौगिक में दोनों का अर्थ होता है। सर दोनों का अर्थ होता है मतलब जैसे आपने लिखा विद्या और इधर लिखा आलय। विद्या का भी अर्थ है
आलय का भी अर्थ, दोनों का अर्थ निकले तो यौगिक। पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दोनों का अर्थ निकले वो समझने के बजाय आप इसमें ऐसा याद रखो कि किसी भी एक पद, किसी भी एक पद का मतलब या तो पूर्व पद या उत्तर पद का सार्थक होना आवश्यक है। सर ऐसी लाइन क्यों लिख रहे हो, समझा रहा हूं। इसलिए इसको ऐसा समझा रहा हूं क्योंकि इसके अंतर्गत चार प्रकार के शब्द आते हैं, उदाहरण आते हैं, तीन और चार। पहला होता है उपसर्ग, इसमें उपसर्ग लगा हो। दूसरा होता है प्रत्यय, इन शब्दों में प्रत्यय लगा हो। तीसरा होता है संधि के उदाहरण, जिसमें आपको संधि के। और चौथा होता है समास, जिसमें बहुब्रीहि समास को छोड़कर सारे समासों के उदाहरण आपको देखने। अब समझना है यहाँ पे, सर ये तो सभी सार्थक होंगे दोनों पद, नहीं, इसमें दोनों पद सार्थक आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा सामाजिक, तो समाज का तो अर्थ है, लेकिन इसमें जो प्रत्यय लगा इक, इसका कोई अर्थ नहीं है। सर उपसर्ग में अर्थ होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे आपने लिखा उपगंगा, तो अपन इसका अर्थ निकालते हैं गंगा के समीप, ये अर्थ निकलता है। मतलब गंगा का अर्थ भी और उप का मतलब होता है समीप। तो उपसर्ग में सभी उपसर्ग के तो नहीं, लेकिन कुछ उपसर्ग के या लगभग उपसर्गों के अर्थ होते हैं। आप अपनी बुक में उपसर्ग पढ़ना, उपसर्ग जहाँ लिखा उसके पास ब्रैकेट में उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है और फिर उसके उदाहरण लिखे हुए हैं। तो उपसर्ग में सार्थक होता है, प्रत्यय में नहीं होता, संधि में सार्थक होते हैं, समास में भी सार्थक होते हैं। मतलब दोनों पद सार्थक आते हो तो यौगिक होता ही है, इसकी एक परिभाषा है। योग रूढ़ में आपको पढ़ना है कि ये भी सार्थक, ये भी सार्थक। जैसे एक शब्द आया और यहाँ पे दंत शब्द आया और एक अन्य पद और निकलता है जो सार्थक होता है, जिसका अर्थ हो गया गणेश, गणेश जी भगवान। एक दंत किसको कहते हैं? तो उनको। तो सर इसका मतलब ये हुआ इसमें जितने उदाहरण आ रहे हैं वो सब बहुब्रीहि समास के। हाँ, तो बहुब्रीहि समास, इस टॉपिक को हम जब हम उपसर्ग प्रत्यय संधि समास पढ़ेंगे तब समझेंगे पूरी तरह से। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, ऐसे शब्दों को इसके अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, अब समझो आप यहाँ पे आगे। यहाँ पर तो सर आपने ये लिख दिया कि इसको कैसे पहचानना है, क्या करना है, कैसे। और कुछ इसमें है क्या? तो और भी है, देखो आप आगे। हम अभी पढ़ रहे हैं रूढ़ शब्द, दूसरा पढ़ रहे हैं यौगिक शब्द, और तीसरा पढ़ रहे हैं हम योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये तीन शब्दों को हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है ध्यान से। अब अपन देखते हैं यहाँ पे रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द में वो सारी बातें लिखना जो हमने निरर्थक शब्द में लिखी थी। मतलब सर देखो बोर्ड पे, यहाँ पर आप क्या पढ़ा रहे हो? अभी इनकी परिभाषा पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ साथ हम उस प्रश्न को समझ रहे हैं जिसमें संगत असंगत कथन को देखा जाता है। कौन सा कथन संगत है, कौन सा कथन। हाँ, तो यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों की परिभाषा समझ रहे हैं, तीनों तीन की। सर पूछता है क्या? हाँ पूछता है। प्रश्न कैसा आता है? संगत असंगत कथन का, सत्य असत्य कथन का। तो उसे हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे रूढ़ शब्द में बातें अगर अपन याद रखें, पहली बात आपको याद रखनी है, रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा या प्रचलित। तो हम कह सकते हैं परंपरा से प्रचलित अर्थ युक्त शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। परंपरा से प्रचलित शब्द रूढ़ कहलाते हैं, जो चले आ रहे हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, अब आप देखो आगे। सर अगर ये परंपरा से चले आ रहे हैं तो इनका क्या है?
उत्पत्ति स्रोत अज्ञात है, जो हमने निरर्थक में लिखा था वही बात, उत्पत्ति स्रोत अज्ञात है। मतलब सर किस भाषा से है वो पता नहीं, कहाँ से आए वो पता, इसके उत्पत्ति स्रोत है जो नहीं पता चलते हैं। तीसरी बात हो गई। चौथी अपन देखते हैं यहाँ पर कि ये आवश्यकता अनुसार घट लिए गए, आवश्यकता अनुसार घड़ लिए गए, मतलब बना लिए गए। पांचवी बात, सभी देशज शब्द रूढ़ हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और नंबर 6 जो भी हमने पढ़ा था वो कि सार्थक होते हैं लेकिन विच्छेद के बाद दोनों पद निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक हो जाते हैं। ये रूढ़ शब्द की सारी बातें जो आपको याद रखनी है, ऐसी कैसी। रूढ़ का अर्थ क्या होता है, परंपरा या प्रचलित, ये शब्द का अर्थ है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जो चले आ रहे हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं। देशज में भी क्या था, निरर्थक में भी क्या था, यही तो बात कर रहे थे अपन। तो निरर्थक है वो सार्थक जैसे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वो चले आ रहे हैं तो वो सार्थक लग रहे हैं। उत्पत्ति स्रोत अज्ञात है, मतलब संस्कृत से आए कि पाली से आए कि प्राकृत से आए कि अपभ्रंश से आए, किस भाषा से आए वो पता नहीं है। आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए, जैसी जरूरत वैसा उस शब्द को बना लिया। सभी देशज शब्द रूढ़ है। क्यों देशज शब्दों को कहा, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष के शब्द है। क्षेत्र विशेष के शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं और सार्थक होते हैं ये, लेकिन विच्छेद के बाद दोनों पद निरर्थक हो जाते हैं। बस ये इसका याद रखना है। अब अगला जो याद रखना है अपने को वो है यौगिक शब्द। सीधा सा है इसका कि दो सार्थक शब्दों के योग को यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों का योग यौगिक कहलाता है। मतलब दोनों पद सार्थक होते हैं। अगली बात अगर इसकी याद रखते हैं अपन तो क्या याद रखोगे कि सार्थक शब्द होते हैं विच्छेद के बाद भी दोनों पद सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं और विच्छेद के बाद भी दोनों पद सार्थक होते हैं, इसमें यौगिक में। इसके अंतर्गत उपसर्ग के उदाहरण सम्मिलित किए जाते हैं। उपसर्ग में भी कौन कौन से उपसर्ग, संस्कृत के, हिंदी के, और नंबर 3 विदेशी उपसर्ग। क्योंकि अपन उपसर्ग को इन तीनों भागों में पढ़ते हैं, संस्कृत के उपसर्ग भी पढ़ते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी पढ़ते हैं और विदेशी। पता कैसे चलता है, सुनो, संस्कृत के उपसर्ग पता करने का तरीका क्या है, जब भी आप उपसर्ग अलग करोगे तो उपसर्ग में अंतिम वर्ण हलंत होगा, मतलब व्यंजन संधि जैसा। सर हिंदी के उपसर्ग कैसे पहचानेंगे, जब भी विच्छेद करोगे तो जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण पूरा होगा, वो आधा नहीं होगा। और विदेशी उपसर्ग सर, वो तो उपसर्ग लगता हुआ शब्द ही विदेशी लगेगा। जैसे बाकायदा, तो बा शब्द हिंदी का नहीं है, संस्कृत का नहीं है ना। अलकायदा, अल शब्द विदेशी है। दर असल, दर शब्द विदेशी है। तो ये विदेशी उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग के उदाहरण अगर आ जाते हैं तो वो आपका यौगिक कहलाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत प्रत्यय के उदाहरण सारे आ गए, प्रत्यय भी इसमें, विद प्रत्यय, त्वरित प्रत्यय, सब। संधि के उदाहरण, मतलब तीनों संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के सारे उदाहरण। मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये अपन
जब टॉपिक पढ़ेंगे समझ जाना आपका यौगिक चल रहा है। और अंतिम बहुब्रीहि समास को छोड़कर शेष सभी समास, शेष सभी समास के उदाहरण। मतलब अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, इन सब के उदाहरण, बहुब्री के नहीं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? दो सार्थक शब्दों का योग होता है, वो यौगिक कहलाता है। ठीक है सर, मतलब मुझे ये याद रखना है। हाँ, सार्थक शब्द ही होते हैं, लेकिन विच्छेद के बाद दोनों पद सार्थक होते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था? विच्छेद के बाद दोनों पद निरर्थक हो जाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है जज करने के लिए, जैसे आपको पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पूर्णतः यौगिक है, तो वो तीन तीन शब्द डालेगा। तो हो सकता है एक पहला ऑप्शन है, मान लो एक उपसर्ग का डाला, एक प्रत्यय का डाला, एक संधि का डाल दिया। दूसरे में भी एक उपसर्ग का डाला, दूसरा प्रत्यय का, एक समास का डाल दिया। तीसरे में भी एक उपसर्ग का, एक प्रत्यय का और एक संधि का डाल दिया। अब चौथे में उसने एक उपसर्ग, एक प्रत्यय और एक बहुब्री समास का डाल दिया। कौन सा नहीं है? ये नहीं है, पर आपके दिमाग में क्या चलेगा? समास तो है। बस याद ये रखना है कि बहुब्री समास नहीं होना। ठीक, अब यहां देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो शब्द है, एक योग और एक रूढ़। रूढ़ का मतलब है प्रचलित अर्थ। ठीक है, जो यहाँ लिखा था अपन ने, ये रहा प्रचलित। योग का मतलब होता है दो सार्थक शब्दों का योग। योग का मतलब यौगिक है, रूढ़ का मतलब रूढ़ है। तो हम परिभाषा ये बनाएंगे कि दो सार्थक शब्दों का अर्थ किसी रूढ़ अर्थ में, रूढ़ अर्थ का मतलब प्रचलित अर्थ में चला जाए से योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ रही होगी परिभाषा? दो सार्थक शब्दों का अर्थ, तो दो सार्थक शब्द तो इसमें होते हैं। ठीक है, तो योग हो गया। किसी रूढ़ अर्थ में, ये रूढ़ प्रचलित अर्थ में चले जाए तो वो शब्द क्या कहलाएगा? आपका योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण। सारे उदाहरण किसके होंगे? बहुब्री समास के होंगे। इसमें सर बहुब्री समास अपन वो जो पढ़ते हैं वो अन्य अर्थ निकलता है जिसमें, हाँ सर सारे देवी देवताओं के नाम, हाँ सर शिव जी के सारे नाम, आशुतोष, महादेव, गंगाधर, भोलेनाथ, हाँ सर गणेश जी के नाम, लंबोदर, एकदंत, गजानन, गणेश, गणपति, हाँ सर शिव जी के नाम, हाँ सर विष्णु जी के, कृष्ण, सारे देवी देवताओं के नाम। बहुब्री समास में बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, तो वो अपन पढ़ेंगे तब समझाएंगे। तो बहुब्री समास कहा जाए तो योग रूढ़। रीट भर्ती परीक्षा में आया भी था क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा, जबकि रीट भर्ती में ये सिलेबस में नहीं था, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, पर वहां पूछ लिया। तो वहां ये समझाना था कि कौन सा शब्द जो है वो योग रूढ़ है, तो एक दंत आंसर किया था, तो एक दंत है वो बहुब्री समास का उदाहरण। आप शब्दों में जाने के बजाय इसके ढूंढने के तरीके को याद रखना। जैसे आप खाली इसको लेकर ये याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। यौगिक को ढूंढने के लिए अगर आप इसका काम करते हो तो आपका काम हो जाएगा। और योग सॉरी रूढ़ के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्या? दोनों शब्दों को अलग करना। दो वर्ण वाले शब्द देखे जाते हैं, है ना इसमें, और दोनों पद क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। दोनों पद निरर्थक हो जाते हैं। तो ये अभी हमने समझा। क्या समझा? रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में दोनों पद अलग करते हैं, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द में दोनों पद अलग करते हैं लेकिन दोनों पदों का अर्थ निकलता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक करेक्शन किया, क्या? किसी भी एक पद का सार्थक होना आवश्यक है, ये याद रखना है। अगर आपको दोनों पदों का अर्थ नहीं मिले तो वो रूढ़ है, दोनों में से किसी एक का मिले तो वो यौगिक है, और दोनों का मिले ही सही और किसी अन्य अर्थ में जाए तो योग रूढ़ है। ये दोनों का मिले ही सही और किसी अन्य अर्थ में जाए, तो ये अन्य अर्थ में जाए उसको याद रखने के लिए तो आपको इसके उदाहरण ही देखने पड़ेंगे बहुब्री समास के, तो आपका काम हो जाएगा।
मेरे ख्याल से आपको रूढ़ यौगिक योग रूढ़ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो थंब करके कम से कम बता दे तो अपन अगले टॉपिक पे जाएं। बाद आपको अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।